हमारे इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। भारत चीन के तनाव में पाकिस्तान ने लगाई आग, अपने दोस्त को यूं भड़काया। भारत के खिलाफ नेपाल को समर्थन देने के बाद पाकिस्तान अब लद्दाख में चीन के साथ जारी टकराव पर खुलकर सामने आ गया है। पाकिस्तान ने कहा कि भारत लद्दाख में जो कर रहा है उसे चीन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान का यह रुख चौंकाने वाला नहीं है, लेकिन द्विपक्षीय मामलों में पाकिस्तान का इस तरह कूदना शायद पहली बार हो रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि चीन से हालिया संघर्ष के लिए भारत ही जिम्मेदार है, क्योंकि लद्दाख में उसकी ओर से शुरू किए गए अवैध निर्माण कार्य के बाद ही यह विवाद शुरू हुआ है। रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक कुरैशी ने कहा है कि चीन वार्ता के जरिए विवाद को सुलझाना चाह रहा था, लेकिन वह भारत के अवैध निर्माण पर अनजान नहीं बन सकता था। चीन ने वैश्विक समुदाय को भी भारत की शत्रुतापरक नीतियों का संज्ञान लेने के लिए कहा था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने सरकारी टीवी चैनल से बातचीत में विवादित क्षेत्र लद्दाख में भारत के सड़क और हवाई पट्टियों बनाने को लेकर चिंता जताई। कुरैशी ने कहा है कि नई दिल्ली की अपने पड़ोसियों के प्रति आक्रामक नीति क्षेत्रीय स्थिरता और शांति को खतरे में डाल रही है। कुरैशी ने कहा कि पिछले साल नई दिल्ली ने कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था। उसके इस कदम से कश्मीर की जनसांख्यिकी स्वरूप को बदलने के भारत के इरादे का साफ पता चल गया था। कुरैशी ने यह भी दावा किया था कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किया है। एक अलग बयान में कुरैशी ने कहा, दुनिया को भारत के इरादों का संज्ञान लेना चाहिए। वो आखिर किस तरह आगे बढ़ रहा है। कुरैशी ने कहा, अभी भारत को नेपाल के साथ समस्या हो जाती है तो कभी वह अफगान शांति प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश करता है। बलूचिस्तान में अशांति को भी भारत प्रोत्साहित करना चाहता है। लद्दाख में भी भारत ने यही किया और चीन पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट की साजिश में भारत और चीन पर शांतिपूर्ण विस्तारवादी नीतियों पर चलने का आरोप लगाया और कहा कि उसकी ये नीतियां पड़ोसी देशों के लिए खतरा बनती जा रही है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने ट्वीट किया, हिंदुत्व सुप्रीमेसिस्ट मोदी सरकार की अहंकार से पूर्ण विस्तारवादी नीतियों के साथ भारत पड़ोसी देशों के लिए खतरा बन गया है। बांग्लादेश को नागरिकता संशोधन कानून के जरिए और नेपाल चीन के लिए सीमा विवाद से भारत खतरा पेश कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ भारत झूठे फ्लैग ऑपरेशन चलाकर मुश्किलें पैदा कर रहा है। इमरान खान ने नेपाल के बहाने कश्मीर का रोना भी रोया। इमरान खान ने लिखा, और भारत ये सब कश्मीर पर अवैध कब्जे, जेनेवा शांति के तहत युद्ध अपराध को अंजाम देने और पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर पर दावा पेश करने के बाद कर रहा है। इमरान खान ने कहा, मैंने हमेशा से कहा है कि मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने वाली मोदी सरकार केवल भारतीय अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय शांति के लिए भी खतरा है। भारत नेपाल के विवाद में अब कूदा पाकिस्तान, इमरान खान ने कही ये बातें। भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद में अब पाकिस्तान भी कूद पड़ा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के पड़ोसी देशों के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा और एक बार फिर कश्मीर राग अपनाया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने लिखा, हिंदुत्व सुप्रीमेसिस्ट मोदी सरकार की अहंकार से पूर्ण विस्तारवादी नीतियों के साथ भारत पड़ोसी देशों के लिए खतरा बन गया है। बांग्लादेश को नागरिकता संशोधन कानून के जरिए और नेपाल चीन के लिए सीमा विवाद से भारत खतरा पेश कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ भारत झूठे फ्लैग ऑपरेशन चलाकर मुश्किलें पैदा कर रहा है। इमरान खान ने नेपाल के बहाने कश्मीर पर रोना रोया। इमरान खान ने आगे लिखा, और भारत ये सब कश्मीर पर अवैध कब्जे, जेनेवा संधि के तहत युद्ध अपराध को अंजाम देने और पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर पर दावा पेश करने के बाद कर रहा है। इमरान खान ने आगे लिखा, मैंने हमेशा से कहा है कि मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिकता बनाने वाली फांसीवादी मोदी सरकार केवल भारतीय अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय शांति के लिए भी खतरा है। इमरान खान के इस ट्वीट पर भारतीय भी खूब प्रतिक्रिया दे रहा है। एक यूजर ने लिखा, भारत चीन के लिए खतरा हो गया है, यह सुनकर गर्व महसूस हो रहा है। वहीं एक अन्य न्यूज ने कहा कि नेपाली और बांग्लादेशी पाकिस्तान में काम करना क्यों पसंद नहीं करते हैं, वे सभी अपने आजीविका के लिए भारत आते हैं, अपनी सारी कोशिशें बेकार जाएगी। दरअसल 8 मई को भारत ने लिपुलेख से होकर गुजरने वाली कैलाश मानसरोवर लिंक रोड का उद्घाटन किया था, जिसको लेकर नेपाल ने विरोध दर्ज कराया था। नेपाल उत्तराखंड के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा पर अपना दावा पेश करता है और उसने इन तीनों क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक नया नक्शा भी जारी किया है। भारत ने नेपाल की आपत्ति के जवाब में कहा था कि सड़क निर्माण भारतीय क्षेत्र में ही हुआ है, लेकिन नेपाल से करीबी
बीच संबंध को देखते हुए वह इस मुद्दे को कूटनीतिक तरीकों से सुलझाने का समर्थन करता है। भारत ने भी कहा था कि इस महामारी से दोनों देश सफलता पूर्वक निपट ले और उसके बाद सीमा विवाद पर वार्ता की जाएगी। हालांकि नेपाल ने कहा था कि वह वार्ता के लिए कोरोना के खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकता। नेपाल का कहना है कि सुगैली समझौते के तहत काला पानी, काली नदी के पूर्व का इलाका लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख नेपाल का है। सुगौली संधि साल 1816 में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुए एक युद्ध में हार के बाद नेपाल को अपना काफी हिस्सा गंवाना पड़ा। युद्ध खत्म होने के बाद सुगौली संधि पर कंपनी की तरफ से पेरिस ब्रॉडशॉ और नेपाल की तरफ से राजगुरु गजराज ने हस्ताक्षर किए और इसी के आधार पर ब्रिटिश भारत और नेपाल की सीमा रेखा तय हुई। इसी संधि में नेपाल की महाकाली नदी को दोनों देशों के बीच सीमा का आधार बनाया गया। आजाद भारत ने भी इसी सीमा रेखा को अपनाया। हालांकि पिछले कुछ सालों में नदी की आपत्ति और इसके बहाव को लेकर नेपाल लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा पर अपना दावा पेश करता है। नेपाल से सीमा विवाद में भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने किसी बाहरी की भूमिका होने की भी आशंका जताई थी। सेना प्रमुख एम नरवणे ने 15 मई को एक बयान में कहा था कि काला पानी को लेकर नेपाल किसी और के इशारे पर विरोध कर रहा है। सेना प्रमुख का इशारा चीन की तरफ था। सेना प्रमुख के बयान पर नेपाल के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने मंगलवार को कहा था कि भारतीय सेना प्रमुख के बयान से नेपाली गोरखाओं की भावनाएं आहत हुई है, जो लंबे समय से भारत के लिए बलिदान करते आए हैं। नेपाल के रक्षा मंत्री ने कहा कि जनरल मनोज नरवणे का कूटनीतिक विवाद में चीन की तरफ इशारा करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो नेपाली सेना लड़ाई भी करेगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश में खुद ही ट्रोल हो गए। विदेश मंत्री कुरैशी पीएम मोदी को कथित सर्वश्रेष्ठ हिंदूवादी विचारधारा को लेकर हमला करना चाह रहे थे, लेकिन इस ट्वीट में वह बड़ी गलती कर बैठे। ट्वीट पर फजीहत होने के बाद कुरैशी को वह पोस्ट ही डिलीट करनी पड़ गई। कुरैशी ने लिखा, हम चुपचाप बैठकर एक और गुजरात नहीं होने देंगे। मुस्लिम विरोधी हिंसा और इस्लामोफोबिया के बढ़ते मामलों को रोकने में पाकिस्तान को इस्लामिक सहयोग संगठन का समर्थन मिला है और अब इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान OIC के साथ मिलकर एक समूह बनाएगा। इसके बाद कुरैशी ने एक और ट्वीट किया, जिसके बाद लोगों ने उसके इतिहास बोध पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। उन्होंने लिखा, पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक सहयोग संगठन से लगातार अपील करता रहा है वह इस्लामोफोबिया की बढ़ती घटनाओं, हिंसा व क्षेत्रीय अस्थिरता के अलावा मोदी की द्रविड़ीपन श्रेष्ठता की विचारधारा की भी निंदा करे। हम UN प्रमुख एंटोनियो गुटरेज की इस्लामोफोबिया को काउंटर करने के लिए की गई पहल का स्वागत करते हैं। ट्वीट में द्रविडियन शब्द इस्तेमाल करने को लेकर कुरैशी घिर गए। द्रविडियन सामान्यतया दक्षिण भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका के लोगों के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि उत्तर भारतीयों के साथ आर्यों को जोड़ा जाता है। अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने लिखा, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री और जो लोग उनके लिए ट्वीट करते हैं उन्हें भारतीय इतिहास और नक्सली उत्पत्ति के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। आर्यन उत्तर भारतीयों के लिए द्रविडियन आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करना पाकिस्तान के लिए तुर्की आपत्ति का दावा करने से भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है। कुरैशी ने ट्रोल होने पर पुराने ट्वीट को डिलीट कर दिया और फिर से एक नया ट्वीट किया। इस ट्वीट में द्रविडियन शब्द हटाकर हिंदुत्व कर दिया। हालांकि तब तक स्क्रीनशॉट वायरल हो चुके थे। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के 2 सांसदों की वर्चुअल मौजूदगी पर चीनी दूतावास ने विरोध दर्ज कराया है। ताइवान में साई इंग वेन ने बुधवार को अब दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो समारोह में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवान का भी बधाई संदेश दिखाया गया। इस समारोह में 41 देशों के 92 प्रतिनिधि मौजूद थे, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भी शामिल हैं। हालांकि भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आधिकारिक तौर पर शामिल नहीं हुआ था, लेकिन बीजिंग 2 सांसदों की मौजूदगी से भी नाराज है। भारत हमेशा से ताइवान को लेकर बीजिंग
बीजिंग की वन चाइना पॉलिसी को मान्यता मानता रहा है और उसके साथ किसी भी तरह के कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं किए हैं, लेकिन नए घटनाक्रम से इस नीति में बदलाव के संकेत भी दिख रहे हैं। चीन ताइवान को एक देश दो सिस्टम का हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को स्वतंत्र मानता है। हांगकांग भी इसी सिस्टम के तहत चीन का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली में चीनी दूतावास के काउंसलर लियू बिंग ने एक ईमेल लिखकर आपत्ति जताई है और कहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की ओर से बधाई संदेश देना भी बेहद गलत था। चीनी राजदूत ने अपनी शिकायत में लिखा, यूएन चार्टर और इसके अहम संकल्पों में वन चाइना के सिद्धांतों को माना गया है। वन चाइना पॉलिसी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और पूरे वैश्विक समुदाय के बीच आम सहमति है। चीनी राजदूत ने लिखा कि 70 साल पहले द्विपक्षीय संबंध स्थापित होने के बाद से ही भारत की तस्वीरें भी वन चाइना पॉलिसी को मानती रही है। इंडिया टुडे से बातचीत में बीजेपी सांसद राहुल कासवान के एक करीबी सूत्र ने बताया, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वह किसी भी इवेंट में शामिल नहीं हुए थे। वीडियो संदेश भेजने के संबंध में सूत्र ने कहा कि नई दिल्ली और ताइपेई के अच्छे संबंध है और व्यापारिक साझेदारी है, इसलिए सांसद ने वीडियो संदेश भेजना उचित समझा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सांसद का यह जानकारी नहीं थी कि उनके भेजे गए संदेशों को समारोह में दिखाया जाएगा। इसके अलावा अगर चीन की आपत्ति को लेकर किसी आधिकारिक प्रतिक्रिया की जरूरत पड़ती है तो विदेश मंत्रालय ही इसका जवाब देंगे। लियू बिंग ने संदेश में कहा, बधाई संदेश समेत कोई भी गलत संकेत अलगाववादियों को खतरनाक रास्ते पर जाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे पूरे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा पर खतरा पैदा हो जाएगा। चीनी राजदूत ने लिखा, चीन के एकीकरण के महान उद्देश्य को समर्थन देने के बजाय ऐसी गतिविधियों से बिल्कुल दूर रहें।